नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेश कुमार ऑनलाइन श्री गंगा चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और यूपी टीजीटी सोशल साइंस की ज्योग्राफी पोर्शन को लेकर के हम एक बार फिर आपके सामने आए हैं। और अब तक हम लोग ज्वालामुखी के बारे में चर्चा कर रहे थे और ये ज्वालामुखी के से ही संबंधित अभी और भी इसमें है। तो ये उससे अब तक हम लोगों ने ज्वालामुखी के उद्भेदन, उनके प्रकार, उत्पत्ति के प्रकार, इनके बारे में अध्ययन किया है। अब ज्वालामुखी अगला हमारा टॉपिक है। ज्वालामुखी से निकलने के बाद जो है, जैसे ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है तो ज्वालामुखी उद्गार के बाद जो भी उससे पदार्थ सब चीज़ें निकलती हैं तो वह धरातल के ऊपर जमा होती हैं। तो धरातल के ऊपर जमा होती हैं तो उसे विभिन्न प्रकार की, विशेष प्रकार की कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाता है। लावा जिस प्रकार से जमता है, ठंडा होता है, मुहाने पर जमा होता है या फैल करके जमा होता है। तो इस तरह से देखते हैं कि धरातल पर विभिन्न प्रकार की जो है वह स्थलाकृतियाँ जो है निर्मित हो जाती हैं। तो आज हम जानेंगे कि ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित स्थलाकृति। आज का हमारा टॉपिक है ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित स्थलाकृति। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित स्थलाकृति। ज्वालामुखी क्रिया के दौरान भूगर्भ से मैग्मा के निकलने से लेकर के धरातल तक प्रकट होने तक जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं वह हमारा ज्वालामुखी कहलाता है। ज्वालामुखी क्रिया के दौरान गैसें, विखंडित पदार्थ और अंत में एक तप्त तरल पदार्थ निकल करके आता है जिसे मैग्मा या लावा कहते हैं। मैग्मा और लावा का जमाव जो है वह धरातल के नीचे भी होता है, ऊपर भी होता है। इसके अलावा निकलने वाले जो विखंडित पदार्थ होते हैं वह भी ज्वालामुखी के उद्गार के स्थानों पर आसपास में जमा हो जाते हैं। तो इसी तरह से धरातल पर जो है विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां बनती। ज्वालामुखी का उद्गार विस्फोट द्वारा भी होता है, दरारी द्वारा भी होता है। तो दरारी और जो है विस्फोटक उद्गार ज्वालामुखियों के दौरान जो है अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियां बनती हैं। तो ज्वालामुखी का जमाना जो है वह धरातल के नीचे भी संपन्न होता है और ऊपर भी संपन्न होता है। तो इस तरह से हम दो परिप्रेक्ष्य में इसको देखेंगे, धरातल के नीचे और धरातल के ऊपर किस प्रकार की स्थलाकृतियां बनती हैं। तो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, जिसमें नंबर एक है बाह्य स्थलाकृति। बाह्य स्थलाकृति यानी ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जब मैग्मा, विखंडित पदार्थ, लावा धरातल के ऊपर जमा हो जाता है, ऊपर दिखाई देता है, या ज्वालामुखी का परिणाम जो हमको ऊपर दिखाई देता है, उससे किस प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो बाह्य स्थलाकृतियों को दो उप विभागों में बांटते हैं, जिसमें नंबर एक है केंद्रीय उद्गार द्वारा निर्मित। केंद्रीय उद्गार द्वारा निर्मित स्थलाकृति। केंद्रीय उद्गार द्वारा निर्मित स्थलाकृति। तो केंद्रीय उद्गार द्वारा निर्मित स्थलाकृति में दो स्थलाकृतियां आती। एक होता है ऊंचे उठे भाग और दूसरा होता है नीचे धंसे भाग। और इसका दूसरा है दरारी उद्गार द्वारा निर्मित स्थलाकृति। दरारी उद्गार द्वारा निर्मित स्थलाकृति। दरारी उद्गार से जब लावा का उद्गार होता है तो दो स्थलाकृतियां इसमें बनती हैं, लावा पठार या लावा डाट और दूसरा लावा मैदान।
तो ये बाह्य स्थलाकृतियां है, नहीं ज्वालामुखी के जब उद्गार बाहर होता है, मैग्मा बाहर निकलता है, वाष्प गैसें और विखंडित पदार्थ बाहर निकल करके आते हैं, तो उस समय जो है इस प्रकार की स्थलाकृतियां मिलती है। एक केंद्रीय उद्गार द्वारा, यानी ज्वालामुखी का उद्गार दो तरह से होता है, एक विस्फोटक उद्गार होता है और एक दरारी उद्गार होता है। तो विस्फोटक उद्गार को ही केंद्रीय उद्गार कहा जाता है, यानी जब विस्फोटक रूप से ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो उसमें दो तरह की स्थलाकृतियां बनती हैं, एक ऊंचे उठे भाग और दूसरा नीचे धंसे भाग। और कभी कभी ज्वालामुखी का उद्गार विस्फोट से ना होकर के बल्कि एक दरार के सहारे होता है, तब उसे दरारी उद्गार बोलते हैं। और इस समय दो प्रकार की स्थलाकृतियां, लावा पठार या लावा डाट, लावा पठार तथा लावा डाट, और दूसरा लावा मैदान है। तो यह हो गया केंद्रीय उद्गार वाले, और यह दूसरा दरारी होती है। ये बाह्य निर्मित स्थलाकृतियां। इसके अलावा जो है अभ्यांतर स्थलाकृति, यानी जब लावा या मैग्मा का जमाव धरातल के नीचे हो जाता है, तो जब नीचे हो जाता है तो किस प्रकार की स्थलाकृतियां बनती हैं? तो इसमें बनता है बैथोलिथ, लाइकोलिथ, बैथोलिथ, लाइकोलिथ, फाइकोलिथ, लोपोलिथ, सिल, अभ्यंतरिक स्थलाकृतियों में जो है वह बैथोलिथ, लाइकोलिथ, फाइकोलिथ, लोपोलिथ, सील और डाई। जब लावा का जमाव, मैग्मा का जमाव धरातल के नीचे हो जाता है तो कुछ इस प्रकार की स्थलाकृतियों का जो है निर्माण होता है। इस प्रकार के स्थलाकृतियों को हमने चट्टान में आपको बता दिया था, जब हमने चट्टानों के प्रकार बताए थे, आग्नेय चट्टानों, तो आग्नेय चट्टानों में हमने इसको बताया था कि लावा का जमाव जब धरातल के अंदर हो जाता है ज्वालामुखी उद्गार के दौरान, तो कुछ इस तरह की आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है, जिसमें बैथोलिथ, लाइकोलिथ, फाइकोलिथ, लोपोलिथ, सिल और डाई, ये लावा का विभिन्न प्रकार का जमाव होता है। इसको हमने चट्टान में आपको बता दिया था, चट्टान की आप वीडियो देख लेंगे तो इसमें आपको मिल जाएगा। अब हमको मेन ही ये बताना है बाह्य स्थलाकृतियां, यानी जब ज्वालामुखी उद्गार के बाद लावा बाहर की तरफ जमा होता है तो कुछ विशेष प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिसमें पहला है केंद्रीय उद्गार। जब केंद्रीय उद्गार यानी विस्फोटक उद्गार होता है ज्वालामुखी का, विस्फोट के साथ होता है, तो उस समय जो है विस्फोट के बाद निकलने वाले पदार्थों से जिस स्थलाकृति का निर्माण होता है वह विस्फोटक उद्गार द्वारा निर्मित स्थलाकृति कहते। इसमें पहला है ऊंचे उठे भाग और नीचे धंसे भाग। ऊंचे उठे भाग में मुख्य रूप से जो है वह शंकु, ज्वालामुखी शंकु को शामिल किया जाता, यानी ज्वालामुखी उद्गार के बाद उससे निकलने वाले जो विखंडित पदार्थ या राख होता है या मैग्मा होता है, उसका जमाव जो है उसके मुहाने पर एक शंकु के आकार में हो जाता है, इसे ही ज्वालामुखी शंकु कहा जाता है। और ये जमाव जो है विभिन्न रूपों में होता है, और शंकु का जमाव जो है वह विभिन्न रूपों में होता है, उसे अलग अलग जमाव को अलग अलग नाम दिया जाता है। इसे जो है कई भागों में बांटते हैं, जैसे पहला है सिंडर शंकु। शंकु को भी उनके आकार और प्रकार के आधार पर कई प्रकारों में बांटते हैं। जिस तरह का शंकु का जमा होता है उसी तरह का उन्हें, जिन पदार्थों से उनका जमा होता है, राख से होता है, विखंडित पदार्थों से होता है कि मैग्मा से होता है, किससे होता है, तो इन सब चीजों को उन्हीं के आधार पर इन्हें कई भागों में बांटा जाता है। सिंडर शंकु, सिंडर शंकु वे शंकु होते हैं जिनका निर्माण जो है खास करके धूल और राख से होता है। ज्वालामुखी क्रिया के दौरान निकलने वाले धूल और राख से जो है इस प्रकार के शंकु का निर्माण होता है। सिंडर में होता ही है राख, इसलिए इसे सिंडर शंकु कहा जाता है। और यह शंकु जो है खड़े ढाल का होता है, लगभग इसका ढाल 5 से 7 अंश तक जो है वह अधिकतम पाया जाता है। ज़्यादातर ये 2 से 3 अंश तक ही इसके ढाल होते हैं, तो ये काफ़ी खड़े ढाल वाला शंकु पाया जाता है, जिसका निर्माण जो है वह ज्वालामुखी राख से होता है। ये पहला प्रकार जो है आपका ये सिंडर शंकु का है।
यानी इसमें जो है काफ़ी जो शंख के दाने, जो शंख का जमा होता जो पदार्थ होते हैं वह काफ़ी महीन होते हैं, काफ़ी महीन होते हैं, छोटे कण वाले होते हैं। तो इनका निर्माण राख से होता है, ज्वालामुखी क्रिया के दौरान निकलने वाले राख और धूल से इसका निर्माण होता है, इसे सिंडर शंकु कहते हैं। और दूसरा हमारा है कंपोजिट शंकु, या इसे परतदार शंकु भी कहा जाता है। कंपोजिट शंकु या इसे परतदार शंकु भी कहते हैं। ये दूसरा वाला जो हमारा है परतदार या कंपोजिट शंकु इसे कहा जाता है। तो इस प्रकार के शंकुओं का निर्माण जो है निकलने वाले विखंडित पदार्थों, धूल और राख के क्रमशः परत दर परत जमा होने से होता है। इस प्रकार के शंकु में जो है ज्वालामुखी, धूल, राख और विखंडित पदार्थों के निरंतर तह टू तह जमने से होता है। तो इसमें अलग अलग पदार्थों की बनावट जो है वह स्पष्ट दिखती है। इस प्रकार के कंपोजिट शंकु में जो है जमाव, पदार्थों की जमाव जो परत दर परत क्रमशः जमा हुआ है वह परतें अलग अलग दिखती हैं, इसीलिए इसे परतदार शंकु भी कहा जाता है। तो इस शंकु का निर्माण जो है विखंडित पदार्थ, धूल, राख के परत दर परत जमने से होता है। और सभी ज्वालामुखी शंकुओं में जो कंपोजिट शंकु होते हैं ये सबसे बड़े शंकु होते हैं। सभी शंकुओं में, यानी जो भी ज्वालामुखी शंकु बनता है तो उन शंकुओं में सबसे बड़े जो है वह कंपोजिट शंकु या परतदार शंकु ही होते हैं, जिसमें खास करके जापान का फ्यूजियामा शंकु देख लीजिए, फिलीपींस का मयान देख लीजिए, या संयुक्त राज्य अमेरिका का रेनियर देख लीजिए, हुड देख लीजिए, सस्ता देख लीजिए। ये जो शंकु हैं ज्वालामुखी के जो जमाव है ये सबसे बड़े हैं। तो ज्वालामुखी जमावों में ये सबसे बड़े शंकु जो है वह माने जाते हैं। इसके बाद तीसरा है परपोषित शंकु। परपोषित शंकु या इसे पैरासाइट शंकु भी कहा जाता है। परपोषित शंकु या इसे पैरासाइट भी कहते हैं। इस तरह के शंकुओं में होता क्या है कि जब ज्वालामुखी क्रिया के दौरान शंकु का निर्माण हो जाता है और शंकु बहुत पुराना हो जाता है, इसका निर्माण विखंडित पदार्थ, धूल या राख से हो जाते हैं, तो कभी कभी जब इनमें से बाद में इनका आकार बहुत अधिक बड़ा हो, जब शंकु का आकार बहुत काफी बड़ा हो जाता है तो धीरे धीरे उसमें फटन हो जाती है, दरारें पड़ने लगती हैं। और उन दरारें पड़ने के बाद जब कभी लावा अंदर से निकलता है तो वह मेन नली से ना जा करके वह अगल बगल दरारों से हो करके मुख्य शंकु पर जा करके जमा होने लगता है। तो इस तरह से जो बाद के जमे हुए शंकु होते हैं उनका पोषण जो है वह मुख्य शंकुओं से माना जाता है, इसलिए इसे परपोषित शंकु कहा जाता है। तो इस तरह के शंकुओं का निर्माण जो है खास करके बहुत पुराने बड़े शंकुओं पर होता है। जब शंकु का बहुत बड़ा हो जाता, बहुत पुराना हो जाता, उनका काफी ढेर लग जाता है तो धीरे धीरे अधिक बोझ के कारण उसमें दरारें पड़ने लगती हैं, चटकन पड़ने लगती हैं। और जब वो चटक जाता है, दरारें पड़ जाती हैं, तो उन दरारों से होकर के लावा निकल करके ठीक उनके उसी बड़े शंकु के ऊपर जमा होने लगता है। तो वह धीरे धीरे जमा हो जाता है। ऐसे शंकुओं को परपोषित शंकु, जैसे लगता है कि एक के ऊपर दूसरा आश्रित, तो इसीलिए इसे पैरासाइट शंकु या परपोषित शंकु कहा जाता है। तो देखिए इसमें से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाता है सिंडर शंकु का निर्माण किससे होता है, तो सिंडर शंकु का निर्माण धूल, राख, महीन कणों से होता है। परतदार शंकु या सबसे बड़ा शंकु कौन सा होता है, तो वह परतदार या कंपोजिट शंकु होता है। और इसमें जो है विभिन्न पदार्थों के संगठित रूप में अलग अलग पदार्थों का जमाव अलग अलग तरीके से होता है, इसलिए इसमें परतें दिखाई देती हैं। सबसे बड़े शंकु के रूप में जो है यह आपका कंपोजिट शंकु या परतदार शंकु होता है। परपोषित शंकु में बड़े शंकुओं के ऊपर जो है छोटे शंकुओं का निर्माण हो जाता है। यानी बड़े शंकु में जब दरारें पड़ जाती हैं, दरारों से निकल करके मैग्मा जो है वह धीरे धीरे उनके ऊपर जमा हो जाता है। जैसे देखिए इसमें जमा हो जा रहा है, इस तरह से जमा हो जा रहा है। तो ये क्या हो गया, इसे ही हम परपोषित शंकु कहते हैं। इसके बाद जो होता है पैठिक लावा शंकु। पैठिक लावा शंकु उस शंकु को कहा जाता है जब मैग्मा में सिलिका की मात्रा बहुत कम होती है तो मैग्मा पतला होता, और जब वह पतला होता है
तो उसका जमाव जो है वह काफी फैल करके होता, वह पूरा ऊपर की तरफ नहीं होता बल्कि फैल जाता है। तो इस तरह के जमाव को जो है वह पैठिक लावा शंकु कहा जाता है। यानी जब सिलिका की मात्रा लावा में कम होती है तो वह पतला होता है, लसदार नहीं होता है, तो लावा बाहर निकल करके जो हो फैल जाता है, कम ऊंचाई का हो जाता है, चिचला हो जाता है। तो इस तरह के शंकु को जो है वह पैठिक लावा शंकु कहा जाता है। इसके बाद पांचवा है एसिड लावा शंकु। एसिड लावा शंकु, एसिड लावा शंकु। तो एसिड लावा शंकु का निर्माण यानी ये काफी खड़े और ऊंचे होते हैं। ये वाला जो है आपका ये एसिड लावा शंकु, ये जो है एसिड लावा शंकु, यानी इसका ढाल जो है पूरा खड़ा होता है। और इसमें होता क्या है कि इसमें इस लावा में जो है सिलिका की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जब लावा में सिलिका की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है तो अधिक सिलिका की मात्रा के कारण जो उसका द्रव पदार्थ होता है लावा का, वह काफ़ी लसलसा और गाढ़ा होता है। और काफ़ी लसलसा और गाढ़ा होने के कारण जो है वह मुहानों पर तेजी से जमा होता जाता है। इस तरह से एक खड़ी दीवार की तरह जो है वह शंकु का निर्माण होता है। इसे जो है एसिड लावा शंकु कहते हैं। तो इस तरह से ये ज्वालामुखी क्रिया के दौरान निकलने वाले पदार्थ यानी धूल, राख, विखंडित पदार्थ और मैग्मा का जो एक तिकोना जमा होता है उसे शंकु कहते हैं। और ये शंकु जो है कुछ अलग अलग प्रकारों की विशेषता लिए होते हैं। सिंडर शंकु, कंपोजिट शंकु या परतदार शंकु है, परपोषित शंकु है, पैठिक लावा शंकु है और एसिड लावा शंकु है। इसमें से भी प्रश्न कभी बनते हैं, पूछा जाता है कि किस शंकु में या किस लावा में एसिड सिलिका की मात्रा कम होती है या किसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है। तो पैठिक लावा में या इसे बेसिक लावा भी कहते हैं, पैठिक लावा में जो है सिलिका की मात्रा कम होती है। सिलिका की मात्रा कम होने के कारण यह पतला होता है। या कभी कभी प्रश्न इस तरह से बनता है कि जो लावा है या मैग्मा है वह पतला और गाढ़ा किसके कारण होता है। तो लावा या मैग्मा पतला और गाढ़ा जो है वह सिलिका के कारण होता है। अगर सिलिका की मात्रा ज्यादा है और सिलिका की मात्रा जितना ज्यादा होगी लावा उतना ही गाढ़ा होगा, उतना ही लसलसा होगा, उतना ही चिपचिपा होगा। और अगर उसमें सिलिका की मात्रा कम है और कम जितनी होगी वह उतना ही पतला और ढीला होगा, तो बह जाएगा। तो जो पैठिक लावा होता है उसमें सिलिका की मात्रा कम होती है तो उसे पैठिक लावा कहा जाता है। और इसमें जो है शंकु का निर्माण नहीं होने पाता बल्कि वह एक पतला जो है चादर की तरफ फैल जाता है, कुछ उठा हुआ भाग रहता है। लेकिन इसके अलावा जो एसिड लावा शंकु होता है इसमें सिलिका की मात्रा काफी ज्यादा होती है, लसलसा होता है और ये गाढ़ा होता है, तो ये एक ढेर की तरह जमा हो जाता है, तो इसे एसिड लावा शंकु कहते हैं। तो ये जो हमारे जो है ये ऊंचे उठे भाग है, ये ऊंचे उठे भाग है, ऊंचे उठे भागों में इन्हें शामिल किया जाता है। इसके अलावा जो है नीचे धंसे भाग, तो नीचे धंसे भागों में ज्वालामुखी के उद्गार के बाद जब उद्गार होता है ज्वालामुखी का तो वह धरातल को तोड़ करके भी होता है और दरार के भी द्वारा होता है। तो धरातल को तोड़ करके जब होता है तो उस समय जो है कुछ विशेष अस्त्राकृतियों को शामिल किया जाता है, निर्मित होती हैं। तो नीचे धंसे भागों में खास करके सम्मिलित किया जाता है क्रेटर और काल्डेरा। क्रेटर, काल्डेरा, गेसर। क्रेटर और काल्डेरा जो ये मुख्य नीचे धंसे भाग हैं जिनका निर्माण जो है वह नीचे होता है, धरातल पर होता है। ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जब मैग्मा निकलता है धरातल से तो धरातल को तोड़ करके निकलता है, तो वहां पर एक बड़ा सा छिद्र बन जाता है, एक होल बन जाता है। और इसका तब होता है जब विस्फोट के द्वारा उद्गार होता है। जब विस्फोट के द्वारा उद्गार होता है तो मैग्मा एक केंद्र के सहारे आता है, गैसें पहले धरातल को तोड़ देती हैं, वहां एक बड़ा छिद्र का निर्माण हो जाता है और धीरे धीरे इस छिद्र के चारों तरफ जो है मैग्मा निकल करके जमा होने लगता है। तो इस तरह से एक नली के सहारे मैग्मा आता है और वो प्रकट होता है, उसका ढेर जो है ऊपर की तरफ लगता चला जाता और इस तरह से एक नली के सहारे मैग्मा का उद्भव होता रहता है। मैग्मा अपने अगल बगल जो है निकल करके जमा रहता है। तो इस तरह से सबसे ऊपरी भाग पर एक मुख बन जाता है।
ज्वालामुखी का एक मुख बन जाता है, उसी मुख को जिसमें से होकर के मैग्मा बाहर आता है उसे ही क्रेटर कहते हैं। उसी मुख को जो है क्रेटर कहा जाता है, जिसमें से मैग्मा और विखंडित पदार्थ, प्रज्वलित गैसें, ये सारी चीजें निकल करके आती है, इसे क्रेटर बोलते हैं। और क्रेटर के ही बड़े रूप को काल्डेरा कहा जाता है। क्रेटर का बड़ा रूप काल्डेरा कहा जाता है। और काल्डेरा का निर्माण या तो इस सतह के धंसने से होता है, या कभी कभी दोबारा जब मैग्मा का विस्फोटक उद्गार होता है, ज्वालामुखी का विस्फोटक उद्गार होता है, तो वह पहले से बने शंख को उड़ा देता है। और जब उसे उड़ा देता है तो उसकी चौड़ाई लंबाई थोड़ा बढ़ जाती है, व्यास बढ़ जाता है, तो उसे काल्डेरा बोला। जैसे कढ़ाई, तो आप देख करके ही अंदाजा लगा सकते कढ़ाई होता है, कड़ाहा होता। तो कड़ाही आप देख करके बता सकते हैं कड़ाही है, लेकिन जब उसे खूब बड़ा सा देखते हैं, छिछला देखते हैं, तो कहते हैं ये कड़ाहा है। जैसे कटोरी होता है, कटोरा होता है। जैसे कोई छोटी चीज हम छिछली देखती हैं तो वो कटोरी बोलते हैं, लेकिन अभी थोड़ा बड़ा सा उसको देख लें तो कटोरा होता है, यानी उससे तो उसका डबल और ट्रिपल होता है, तो वह कटोरा हो जाता है। इसी तरह से कढ़ाई होती है, तो कढ़ाई एक छोटी सी होती है, उसे हम कढ़ाई बोल देते हैं, लेकिन यही जब कभी बड़ा हो जाता है, उसका 4 गुना 10 गुना बड़ा हो जाता है, तो वह कड़ाहा बोलते। इसी तरह से जो है क्रेटर के बड़े रूप को काल्डेरा बोला जाता है। काल्डेरा का व्यास क्रेटर से कई गुना या कई हजार गुना, कई 100 गुना बड़ा हो सकता है। तो क्रेटर और काल्डेरा जो है विस्फोटक उद्गार के समय निर्मित होने वाली यह स्थलाकृतियां हैं, यानी ज्वालामुखी जिस का पदार्थ ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जिस मुख से होकर के पदार्थों का बहिर्गमन होता है, उसी मुख को क्रेटर कहते हैं। तो ये ज्वालामुखी का मुख होता है, शंख का मुख होता है, और यही जब काफी बड़ा और विस्तृत हो जाता है तो उसे ही काल्डेरा कहा जाता है। इसके अलावा ज्वालामुखी उद्गार वाले क्षेत्रों में कुछ और भी स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, अभ्यंतरिक स्थलाकृतियां हैं, जिसमें आपका है गेसर। गेसर जिसे आप गीजर भी कहते हैं, जैसे घरों में गीजर लगाया जाता है पानी गर्म करने के लिए, उसी तरह से गेसर। गेसर क्या है? यह गर्म जल का एक स्रोत है। ज्वालामुखी उद्गार वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं पर फव्वारे के रूप में है गर्म जल बाहर आता, जो कभी कभी रुक रुक करके भी आता है या लगातार निकलता रहता। तो यही जो गर्म जल का स्रोत, जो स्प्रिंग होता है, जो उछलता हुआ गर्म जल होता है, इसी गर्म जल को ही गेसर कहा जाता है। इसे ही गर्म जल को जो है वह गेसर का। तो ज्वालामुखी उद्गार वाले क्षेत्रों में जो है इस प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। आइसलैंड में इस तरह की स्थलाकृतियां बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। न्यूजीलैंड में जो है इस प्रकार की स्थलाकृतियां अच्छी पाई जाती हैं। आइसलैंड चूंकि एक ठंडा क्षेत्र, वहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है, और इस तरह से निकलने वाला गर्म जल जो है उनके लिए एक तरह से वरदान होता है। इसी तरह से न्यूजीलैंड में भी गर्म जल के स्रोतें निकलते हैं, जिसमें लोग जो है सर्दियों के मौसम में काफ़ी नहाना पसंद करते हैं। इसके अलावा यह जल जो है कहीं कहीं गंधक युक्त भी निकलता है, जो चर्म रोगों के लिए काम में आता है। तो ये मेडिकली रूप से भी फायदेमंद होता है, और ठंडे क्षेत्रों में जो गर्म जल का स्रोत होता है वह आसपास के क्षेत्रों को भी गर्म रखता है। इस तरह से वहाँ का आसपास का क्षेत्र भी गर्म रहता है। तो ये देख लीजिए प्रकृति का जो है ये निर्माण है, जो हर तरह की सुविधा सब जगह पर उपलब्ध कराती है। तो गेसर जो है एक उष्ण जल का एक स्रोत है, जब कभी कभी जो है धरातल से गर्म जल उछलता हुआ बाहर निकल करके आता है, इसे ही गेसर कहा जाता है। इसके अलावा जो है एक स्थलाकृति पाई जाती है ज्वालामुखी क्षेत्रों में, जिसे कहा जाता है धुमारे। जिस तरह से चिमनियों से धुआं निकलता है, फिमरोल्स इसको बोलते हैं, जिस तरह से चिमनियों से धुआं निकलता है, उसी तरह से कभी कभी ज्वालामुखी उद्गार के बाद जब ज्वालामुखी से लावा निकलने बंद हो जाते हैं, विखंडित पदार्थ निकलने बंद हो जाते हैं, तो उनके मुख से बराबर जो है गैसें और गैसों का धुआं जो है वह बराबर निकलता रहता है, जैसे चिमनियों से धुआं निकलता है। उसी निकले हुए चिमनियों के धुएं को ही धुआंरे कहा जाता है, उसे ही धुआंरे कहा जाता। और ये खास करके जो है ज्वालामुखी उद्गार वाले क्षेत्रों में उद्गार के बाद उनसे निरंतर जब धुएं निकलते रहते हैं तो उसे धुआंरे कहा जाता। और इस तरह के सबसे अधिक धुआंरे जो है अलास्का में पाए जाते हैं। अलास्का का कटमई ज्वालामुखी
धुआरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जहां पर इतने अधिक धुआरे पाए जाते हैं कि उन्हें गिन पाना काफी आसान नहीं होता है। वह इतनी ज्यादा संख्या में होते हैं कि उन्हें गिनना काफी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए उसे 10 सहस्र घाटी भी कहा जाता है। 10 सहस्र घाटी, परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि 10 सहस्र घाटी कहाँ पाई जाती है, तो यह अलास्का के कटमई ज्वालामुखी में पाई जाती ही है। या कभी कभी पूछता अलास्का के किस ज्वालामुखी में 10 धुआरे पाए जाते हैं, तो वह है कटमई ज्वालामुखी में। तो अलास्का का कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र है जहाँ से इतना ज़्यादा धुआं निकलता है कि उन्हें धुआरों की संख्या को गिन पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये जो है नीचे धसी हुई स्थलाकृतियों में क्रेटर जो है वह ज्वालामुखी उद्गार के बाद बनने वाला वह मुंह होता है, जिसमें से होकर के मैग्मा और विखंडित पदार्थ अगल बगल के क्षेत्रों में जमा होते रहते हैं। तो वह एक मुख होता है जिसमें से निकल करके मैग्मा बाहर जमा होता है, उस मुख को ही क्रेटर कहते हैं। और जब क्रेटर काफी बड़ा हो जाता है, विस्तृत हो जाता है या धंस जाता है, तो उसे काल्डेरा कहते हैं। कभी कभी काल्डेरा जब काफी बड़ा हो जाता है तो उसमें से निकलने वाला मैग्मा उसी क्रेटर में भी जमा होने लगती। जैसे एक बड़ा क्रेटर बन गया और उस क्रेटर में फिर मैग्मा का उद्गार होता है, तो छोटे छोटे क्रेटर बनने जाते हैं, तो इसे घोंसलादार क्रेटर या घोंसलादार काल्डेरा कहा जाता है। एक बड़ा काल्डेरा हो गया तो बड़े काल्डेरे में फिर ज्वालामुखी का उद्गार होता है और उसमें से निकलता है मैग्मा। तो वह चूंकि काल्डेरा का आकार काफी विस्तृत होता है, तो मैग्मा निकल करके बाहर नहीं जा पाता दीवारों से, तो वह उसी में छोटे छोटे जगहों पर इकट्ठा हो जाता है, तो उसे ही घोंसलादार काल्डेरा बोला जाता है। ऐसे क्रेटर में भी होता है, एक बड़े क्रेटर में जब छोटे छोटे क्रेटर बन जाते हैं तो उसे घोंसलादार क्रेटर कहा जाता है। तो ये जो है आपकी नीचे धसे हुए भाग है, जिसमें क्रेटर, काल्डेरा, धुआरे और गेसर को शामिल किया। इससे प्रश्न बराबर बनते आए हैं कि उस इस तरह से प्रश्न बचता है कि निम्न में से कौन सी स्थलाकृति जो है वह ज्वालामुखी से संबंधित है। तो उसमें काल्डेरा भी दे सकता है, क्रेटर भी दे सकता है, धुआरे भी दे सकता है, गेसर भी दे सकता है। ठीक, शंकुओं के नाम दे सकता है, एसिड शंकु, बेवैटिक शंकु, कंपोजिट शंकु है, पैरासाइट शंकु है, सिंडर शंकु है, इस तरह के शंकु भी दे सकता है। तो ये जो है आपके बाह्य निर्मित स्थलाकृतियां हैं जो धरातल के ऊपर बनती, जिसमें पहला था केंद्रीय उद्गार। इसके अलावा ये तो केंद्रीय उद्गार वाले हो गए। इसके अलावा जब ज्वालामुखी का उद्गार दरार के सहारे होता, जब ज्वालामुखी एक विस्फोट के सहारे, केंद्र के सहारे ना निकल करके एक दरार के सहारे लावा निकलता है, तो इसे दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी कहते हैं। और इसमें होता क्या है कि भूमि पर एक लंबी दरार पड़ जाती है और उसमें से लावा निकल करके निरंतर भूमि पर जो है वह फैला दिया जाता है। तो जैसे जैसे लावा निकलता है एक के ऊपर एक दूसरी जो है इस तरह से लावा बिछता हुआ चला जाता है। और इस तरह का बिछाव जो है कई हजार, कई लाख वर्ग किलोमीटर, जैसे भारत में ही 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हमारा जो दक्कन का पठारी क्षेत्र है फैल गया था। आइसलैंड में जो है वह ज्वालामुखी का उद्गार, दरारी उद्गार हुआ था, लगभग 32 किलोमीटर की तक जो है लावा का फैलाव हो गया था। तो इस तरह से जो है लावा निकल करके जो है निरंतर फैलता चला जाता है और जो भी इसके चपेट में आता है वह खत्म हो जाता है। तो इसे दरारी उद्गार कहते हैं। इससे जो है लावा पठार और लावा डाट का निर्माण होता है और लावा मैदान। लावा पठार थोड़ा ऊंचा हुआ उठा हुआ भाग होता नहीं, जब निरंतर दरारी उद्गार से लावा निकल करके एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक निरंतर जमा होता रहता है, तो धीरे धीरे वह एक उठा हुआ भाग हो जाता है। तो इसे ही लावा पठार कहा जाता है, यानी एक विस्तृत समतल मेज की तरह आकृति बन जाती है, उसे ही लावा पठार कहते हैं। जैसे दक्कन का पठार है, यह लावा पठार है। जैसे हमारे भारत का दक्कन पठार, यह लावा पठार, ये सीढ़ी सदृश सोपानी है। इसकी जो है पश्चिम में ऊंचाई सीढ़ी सदृश, और जैसे जैसे हम पूरब की तरफ बढ़ते जाते हैं उसकी ऊंचाई जो है वह कम होती जाती है। तो लावा पठार का निर्माण होता है। इसके अलावा लावा डाट या इसे लावा गुंबद कहा जाता है। लावा गुंबद का निर्माण उस समय होता है जब ज्वालामुखी शांत हो जाते हैं या दरारी उद्गार के समय जब लावा शांत हो जाता है और वह चारों तरफ जमा हो जाता है, तो नीचे से लावा जो है एक नली के सहारे आता है और उस नली के सहारे आकर के लावा जो है उसमें जम जाता है। ज्वालामुखी कभी कभार सब शांत हो जाता है और आसपास के क्षेत्रों में जल भर जाता है, तो धीरे धीरे जो है
आसपास के क्षेत्रों को वह, अगर चट्टानें मुलायम है तो वह अपर्दित होती रहती हैं। अपर्दित होती रहती हैं तो जो कठोर भागें हैं लावा की, वह जो है एक नली के रूप में वह बाहर उभरी हुई दिखाई देती है। उसी तरह से जैसे एक बोतल में हम डाट डाल देते हैं, अगर ढक्कन नहीं होता तो उसमें कोई लकड़ी डाल देते, उसे डाट कहा जाता है। तो इसी तरह से इस तरह से उठी हुई स्थलाकृति होती है जो देखने पर ऐसे लगती है कि जैसे वह किसी होल में डाली हुई हो। तो इस तरह से ज्वालामुखी के दौरान निकलने वाला मैग्मा का जो एक खड़ा जमा होता है वही डाट के नाम से जाना जाता है। तो ये डाट का निर्माण जो है क्रेटर या कह लीजिए कि शंकुओं के विखंडित होने या अपर्दित होने के फलस्वरूप जब उनकी दीवारें काफ़ी खड़ी हो जाती हैं तो इसे ही लावा गुंबद या डाट कहा जाता है। यानी लावा ज्वालामुखी उद्गार के समय जो मैग्मा का ढेर जमा होता है, और जब वो मैग्मा का ढेर जमा हो जाता है और जब ज्वालामुखी शांत हो जाता है, एकदम शांत हो जाता है, उसमें कोई उद्गार नहीं होने का संभावना होती है, तो धीरे धीरे आसपास के अपर्दन के प्रक्रम उस पर कार्य करना शुरू करते हैं तो वह अपर्दित होते होते जो है वह धीरे धीरे उसके आसपास की जो शैलें वह कट करके तो वह एक खड़े गुंबद की तरह हो जाता है। दीवारें एकदम खड़ी हो जाती हैं तो अब उसे ही वह एक डाट की तरह दिखता है। इसे ही लावा गुंबद या डाट कहा जाता है। इसके अलावा दरारी उद्गार के समय फैलाई हुई ज्वालामुखी क्रिया के दौरान फैलाए हुए जो मैग्मा होता है, वह मैग्मा का ऊपरी भाग धीरे धीरे अपर्दित होता रहता है, विखंडित होता रहता है, अपक्षयित होता रहता है, जिससे धीरे धीरे जो वह टूट करके महीन कणों में बदल जाता है और लावा मैदानों का निर्माण होता है। खास करके ज्वालामुखी उद्गार से निकले हुए पदार्थों से काली मिट्टी का निर्माण, जो काली मिट्टी के क्षेत्र होते हैं वह लावा से बनी हुई मिट्टी ही होती है। तो दरारी उद्गार से निकलने वाले मैग्मा से लावा पठार या लावा गुंबद या लावा मैदान का निर्माण होता। बाकी अभ्यंतरिक स्थलाकृतियां हैं, इसको हमने जो है आपको एक वीडियो में बताया है चट्टान में, आप उसे यहाँ जा करके देख सकते हैं। तो इस तरह से आप देखते हैं कि बहुत सारे प्रश्न जो है हमारे इससे स्थलाकृतियों से भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके अलावा ज्वालामुखी के स्थानों के नाम भी पूछे जाते हैं, तो हम एक वीडियो में ज्वालामुखी, कुछ प्रमुख ज्वालामुखी और उनके स्थान के नाम आपको बता देंगे, और उससे किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं इस तरह भी बता देंगे। तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं कि ज्वालामुखी क्रिया के दौरान या ज्वालामुखी शंकु के ऊपर जो बना हुआ वह मुख्य क्या कहलाता है, जिसमें से होकर के जो है मैग्मा बाहर आता है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछते हैं तो उसे हम क्रेटर कहते हैं या ज्वालामुखी का मुख कहा जाता है। जिस नली से होकर के लावा बाहर आता है उसे ज्वालामुखी नली कहते हैं। नली के आसपास जो जमा हुआ लावा का जमा होता है उसे ज्वालामुखी शंकु कहा जाता है। सबसे बड़ा ज्वालामुखी शंकु कौन होता है, तो सबसे बड़ा ज्वालामुखी शंकु जो है वह कंपोजिट शंकु होता है। तो इस तरह से प्रश्न जो है वह परीक्षाओं में आपके बन सकते हैं। तो यह थी आपकी ज्वालामुखी क्रिया के दौरान बनने वाली स्थलाकृतियां हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।